गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 199 है। ये टेस्ट सीरीज आर ओ के लिंक चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे हम इसमें इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 199 या आगे जो भी नया टेस्ट आएगा वहाँ तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत है क्या? स्पेनिश संविधान, अमेरिकी संविधान, रूसी संविधान या जर्मन संविधान? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित हैं। और भाग पूछ ले तो कौन सा है? भाग 4 में। देखिए, जो मेन सोर्स है ना वो स्पेनिश संविधान है। स्पेनिश संविधान के बाद ये गए आयरिश संविधान में। तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों की अवधारणा का स्रोत जो है वो स्पेनिश संविधान है, जहां से ये आयरिश संविधान में आया था। और राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों की अवधारणा आयरिश संविधान के अनुच्छेद 45 से ली गई है। संवैधानिक प्रावधान की बात करें भारतीय प्रदेश में, तो भारत के संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों को शामिल किया गया है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निदेशक सिद्धांतों के कार्यों के बारे में अवगत कराता है। एक और चीज़, इन सिद्धांतों का उद्देश्य लोगों के सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ये अपने आप में ही एक सवाल है। ठीक है, स्टेटमेंट में लाइन होती है ये कि क्या उद्देश्य है राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का? तो भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना। ये नंबर इस पर कॉल है, व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं आर ओ की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला ये सवाल है, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं और ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी ये किसी हाई कोर्ट के द्वारा, किसी स्टेट के हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते कानूनी तौर पर। बिल्कुल, ये करेक्ट है। कानून द्वारा परिवर्तनीय ना तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत है, ना ही मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन मूल अधिकार है। फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर। तो राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में वे सभी आदर्श शामिल हैं जिनका पालन राज्य को देश के लिए नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। और निदेशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं, ये कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी ये कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। ठीक है, दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नंबर 3 है, निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ये निर्देश निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत नहीं है? देखिए, 36 से 51 में जो है ना, इनको 3 टुकड़ों में बांट दिया है। 36 से 51 में निदेशक सिद्धांत है और इनको 3 पार्ट में बांट दिया है। एक तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। प्राकृतिक सिद्धांत का इसमें कोई प्रकार नहीं है, तो इसलिए डी ही आंसर होगा। डी है इसका आंसर। देखिए, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों का वर्गीकरण, निदेशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यह निर्देश निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत हैं। एक तो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। अब इनमें पूछ लेता है, अधिकतर गांधीवादी सिद्धांत को रखकर ही पूछता है कि कौन सा इसमें निदेशक सिद्धांतों में जो 36 से 51 में वर्णित है उनमें गांधीवादी सिद्धांत है। अब एक प्रश्न यह इस तरह से ही पूछ सकता है, सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास निहित है। मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में, या मौलिक कर्तव्यों में और राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत दोनों में? देखिए, राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। और कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43, जो 36 से 51 के बीच में आता है, जिसमें निदेशक सिद्धांत है। तो राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में ऐसा लिखा है, और जो कि एक राज्य का नीति निषेधक सिद्धांत है।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निरपेक्ष सिद्धांतों के अंतर्गत गांधीवादी सिद्धांत नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो गांधी जी देखिए ग्राम पंचायतों की बात उन्होंने की है। ठीक है, कुटीर उद्योगों के बारे में वो बात करते थे, समाज के कमजोर वर्गों के बारे में बात करते थे। ठीक है, विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजाति। तो यहाँ ए भी हो जाएगा, यानी राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने का प्रयास करेगा, ये भी हो जाएगा। और राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, ये भी होगा, बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और राज्य जो है समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो ऊपर के तीनों हो गए ये गांधीवादी सिद्धांत। डी नहीं होगा, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, ये समाजवादी सिद्धांत है। ठीक है, समाजवादी सिद्धांत यानी जवाहरलाल नेहरू जिस पर जोर देते थे। तो अनुच्छेद 43 ये 43 का ए है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा, यह राज्य के नीति निरपेक्ष सिद्धांतों के अंतर्गत एक समाजवादी सिद्धांत है। अच्छा, ये बाद में जोड़ा गया होगा क्योंकि क्लॉज लगा हुआ है इसमें 43 का। 36 से 51 में है अपने राज्य के नीति निरपेक्ष सिद्धांत। अगर किसी में मान लीजिए 38 का ए लगा है, ठीक है, 39 का ए लगा है, 43 का ए लगा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सिद्धांत बाद में जोड़े गए। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। राज्य के नीति निरपेक्ष सिद्धांत में कुछ बदलाव किए गए, यानी बाद में कुछ राज्य के नीति सिद्धांतों को जोड़ा गया। तो किसके तहत जोड़ा गया, ये था 42वां संविधान संशोधन। बहुत सारी चीज़ें 42वें संविधान के द्वारा हुई हैं, एग्जाम में वो पूछी जाती हैं, और इसको मिनी संशोधन भी कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 का हुआ था। 1976 के तहत राज्य के नीतिक सिद्धांतों में नए निर्देशक सिद्धांत जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किए गए। जैसे कि जो पहला 39 था, 39 में ए जोड़ा गया, 43 में ए जोड़ा गया, 48 में ए जोड़ा गया। अब क्या क्या जोड़ा गया ये भी अलग से सवाल बन जाता है। 39 के ए में क्या है, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना राज्य करेगा। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43 का ए, और पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना 48 का ए। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसके तहत, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सवाल। नंबर सी, 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब, 2002 में। इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 ए के तहत मौलिक अधिकार बना दिया, यानी शिक्षा का अधिकार इस समय क्या है, फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता पूछ रहा है, और किया जा सकता है वो कौन सा है, जो किया जा सकता है वो तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और जो नहीं किया जा सकता वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला। ये 1967 में हुआ था, इसके बाद हुआ था 1973 में। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया संशोधन नहीं होगा, फिर कुछ सालों के बाद यहाँ बोल दिया, अपने ही निर्णय को बदल दिया उन्होंने, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति है, ठीक है, पुनरावलोकन करने की। यहाँ बोल दिया कि संशोधन हो सकता है, फिर संशोधन हुआ, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो कि पहले मूल अधिकार था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 का, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, और यह शंकरी प्रसाद मामले में अपने स्वयं के निर्णय के विपरीत था। इसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973। ये मामले कब कब गए ये भी मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है स्टेट पीसीएस में। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ यानी 1967 में के अपने फैसले को खारिज कर दिया, जो उन्होंने निर्णय उसको दिया था उसको बदल दिया, और घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह अपनी मूल संरचना को बदल नहीं सकती। इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। जो पहले मौलिक अधिकार था और अब क्या है, एक कानूनी अधिकार है, केवल लीगल राइट है। अनुच्छेद 31 में था ये पहले, ठीक है, अनुच्छेद 31 में था
और जो मूल अधिकार हैं वो कहाँ तक हैं, 12 से 35 तक है। तो इन्हीं के बीच में कहीं 31 में था, अब इसको हटाकर अनुच्छेद 300 में डाल दिया गया, 300 में ए बना दिया गया है क्लॉज। और 36 से 51 तक नीति निरसक सिद्धांत शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा मिसमैच है? बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, खनन और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957, बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1956। देखिए, बाल श्रम निषेध विनियमन अधिनियम 1986 का ये सही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सही है। खनन और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 सही है, लेकिन ये वाला गलत है। ये 1976 है बंधुआ मजदूरी अधिनियम, ना कि 1956। तो बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम है 1976 का। क्वेश्चन नंबर 10 पर अजय, किस अधिनियम के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया? पंचायतों की बात हो रही है। तो 44 ये है 74वां संविधान संशोधन 1992, सॉरी 73वां संविधान संशोधन 1992, ये नगर पालिकाओं के लिए है। तो पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया और देश के लगभग सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय, ठीक है, और द्विस्तरीय अशोक राय मेहता समिति। क्वेश्चन नंबर 11 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2006 का। सारे करेक्ट हैं ये, ठीक है, सारे सुमेलित हैं, डी है इसका आंसर। तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में क्या क्या हुआ? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 का, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1978-79 और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2006 जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए थे। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आइए, राष्ट्र महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम निम्नलिखित में से कब अधिनियमित किया गया? ये 1958 का, 1958 का, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम वर्ष 1958 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। नंबर 13 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है, सही सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, प्रोजेक्ट हाथी अधिनियम 1973। देखिए, प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 का, तो गलत है यहाँ पर, डी वही है अपना आंसर। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, 1973 का है प्रोजेक्ट टाइगर। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम 1970, महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं। ये सारे के सारे सही सम्मिलित हैं, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है? भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है, यानी ये फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा है, मौलिक अधिकारों की। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का विवरण अनुच्छेद 32 में निहित है और संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है। देखिए, बिल्कुल संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निरसक सिद्धांतों का विवरण, और भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। अलग से सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया, किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो भाग 3, बिल्कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, कभी 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया, वो संशोधन किया गया। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29, 30 में, 32 में नहीं है, गलत है ये वाला, सी वाला स्टेटमेंट। जो गलत है वही अपना आंसर होगा। देखिए, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों का विवरण जो है अनुच्छेद 32 में निहित है, ये गलत है, ठीक है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विवरण है, और कहाँ से? 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भारत का संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। कितने? 6। और इन 6 के 6 नाम याद रखने नाम से,
और कौन से आर्टिकल में क्या है ये भी याद रखना है, जैसे कि समता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, राइट टू इक्वालिटी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है, बहुत पूछा गया एग्जाम में, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, याद रखिएगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है, ना कि 32 में, इसने सी गलत है ऊपर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। और इसे आर्टिकल 32 को जो है सुप्रीम कोर्ट इससे 5 प्रकार के रिट निकाल सकती है, और डॉक्टर अंबेडकर ने इसको संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी अनुच्छेद 32 को। वो 32 में है क्या, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। नंबर 16 पर आ जाइए, 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट है, मूल अधिकारों में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 शामिल था, और इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और कहाँ डाल दिया गया, 300A में। और अब यह है लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार, कभी मूल अधिकार था ये, तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। देखिए, इसे संविधान के भाग 10, 11, 12 में यानी भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत या ए के तहत अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है, लीगल राइट है। तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार या संपत्ति रखने का अधिकार कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए, 2 स्टेटमेंट वाला सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी, और यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को तो प्राप्त है किंतु उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है। देखिए, सरकार ऐसे कोई कानून बनाती है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिसके आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो ऐसी विधियां या ऐसे बनाए गए कानून को स्टेट का हाई कोर्ट भी और पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट भी उसको क्या कर देगा, शून्य घोषित कर देगा, यानी उसका खंडन कर देगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को प्राप्त है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सही पूछा है तो सही केवल एक है, दूसरा वाला गलत है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां ऐसे कानून जो हैं वो शून्य होंगे। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को भी प्राप्त है अनुच्छेद 32 के तहत, और राज्य के उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है अनुच्छेद 226 के तहत। 5 प्रकार की रिट यहाँ भी ये निकाल सकता है, 5 प्रकार की रिट यहाँ भी ये निकाल सकता है। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किए जाने वाला रिट नहीं है, यानी 5 प्रकार के जो रिट है उनमें कौन सा इसमें रिट शामिल नहीं है। वंदी, प्रत्यक्षीकरण, अनुदेश, उत्प्रेषण, अधिकार प्रक्रिया। वंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषण है, अधिकार प्रक्रिया, लेकिन अनुदेश के नाम का कोई रिट नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और राज्य का हाईकोर्ट 226 के तहत रिट निकालते हैं कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। वंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस, परमादेश मेंडेमस, उत्प्रेषण सर्टियरोरी, और अधिकार प्रक्रिया को वारंटो प्रतिषेध प्रोहिबिशन। तो इनको याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ढूंढना है। समान कानूनी अधिकारों के विपरीत मौलिक अधिकारों को देश के संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, और भारतीय संसद साधारण विधेयक के द्वारा मौलिक अधिकारों में कटौती या कमी कर सकती है। देखिए, भाग 3 में संशोधन करना है, मौलिक अधिकार साधारण विधेयक से तो होगा नहीं, ये गलत है। दूसरा वाला स्टेटमेंट केवल पहला वाला सही है, और गलत अपने को ढूंढना है, तो बी है इसका आंसर। तो संसद मौलिक अधिकारों में कमी या कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक लाना पड़ेगा, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक के तहत। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है ये, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यानी 352 की बात हो रही है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे, लेकिन वो 2 नहीं होंगे। वो है कौन, किस किस में बताइए, कौन, 20-21 या 19-20? 23-24 तो हो जाएंगे, 16-17 हो जाएंगे। कौन से नहीं होते, अनुच्छेद 19 और 20, सॉरी, अनुच्छेद 21, 20 और 21। ये तो ए में लिखा था ना, बी में तो 20-21 लिखा है ना, 20 और 21।
तो मौलिक अधिकारों के निलंबन की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, 20 और 21 प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर बाकी सारे के सारे जो 12 से 35 हैं वो निलंबित हो जाएंगे जब राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा। यानी 352 में है नेशनल इमरजेंसी, 356 में है स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन लगा देना। कहीं कब का लगा देना चाहिए था, मणिपुर में अभी तक नहीं लगाया है। ठीक है, और 360 में है राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल जो कभी नहीं लगा है भगवान की दया से आज तक भारत में। ठीक है, 3 बार ये लग गया है और ये तो स्टेट में लगते रहते हैं। तो 20 प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जाएंगे एग्जाम में, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।